जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भी दोस्तों हम 19 संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पिछले 8-9 लेक्चर से चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने बहुत सारे अधिनियमों के बारे में चर्चा की है। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों 1919 का भारत शासन या फिर भारत सरकार अधिनियम। कई जगह पर इसको भारत शासन अधिनियम लिखा हुआ है, तो कई जगह पर इसको भारत सरकार अधिनियम लिखा हुआ है। हमने दोनों ही लिख लिए हैं। आपके एग्जाम में दोनों में से कोई भी आए, एक ही बात है। भारत शासन अधिनियम कहो या भारत सरकार अधिनियम कहो, बात एक ही है। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको हम चर्चा का विषय बनाएंगे। दोस्तों, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वाइसराय था। इस वजह से इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों हमारा, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी अगस्त 1917 में कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। उत्तरदायी शासन का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा शासन जो कि जनता के प्रति जिम्मेदार हो, उसको उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। तो अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना उद्देश्य है। उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। दोस्तों, ये अधिनियम 1918 के अंतर्गत ही बन चुका था, लेकिन 1 अप्रैल 1921 को ये अधिनियम लागू होता है। 1 अप्रैल 1921 को 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू होता है। यानी कि लागू कब होता है? ये 1 अप्रैल 1921 को ये अधिनियम लागू होता है। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाते हुए वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य होते हैं, उनमें से 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य कर दिया तथा विधायी कार्यों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाते हुए केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाती है। वो भी हम चर्चा करेंगे अभी। द्विसदनीय विधानमंडल का क्या अर्थ है? पहले हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि भारतीयों की भागीदारी इस अधिनियम के द्वारा बढ़ाई जाती है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाता है। भारतीयों की भागीदारी को प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों में बढ़ाया जाता है। प्रशासनिक और विधायी कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाते हुए वायसराय की कार्य परिषद के 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया था। कमांडर इन चीफ को छोड़कर, यानी कि जो सेनापति होता था उसको छोड़कर 3 सदस्य ऐसे हो सकते थे जो कि भारतीय हो सकते हैं। यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीयों की भागीदारी को प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों में बढ़ाया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाते हुए
वायसराय की कार्य परिषद में जो 6 सदस्य होते हैं उनमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया जाता है। विधायी कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाते हुए केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाती है। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाती है। और ये दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल में एक सदन था विधानसभा, जिसे आज की आप लोकसभा की तुल्य मान सकते हो, और दूसरा सदन था विधान परिषद। विधान परिषद दोस्तों उच्च सदन था ये, हायर अपर हाउस था ये, और विधानसभा लोअर हाउस था, निम्न सदन था ये निम्न सदन था। तो आज की लोकसभा और राज्यसभा के ही तुल्य द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा तथा विधान परिषद का गठन किया जाता है। विधान परिषद उच्च सदन है, स्थायी सदन है, जबकि विधानसभा निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। ये जानकारी भी हम ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों विधानसभा में 145 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें से 101 सदस्य निर्वाचित होते थे, 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 41 सदस्य मनोनीत होते थे। जबकि विधान परिषद में 60 सदस्य हुआ करते थे। इन 60 में से दोस्तों 34 सदस्य निर्वाचित हुआ करते थे, जबकि 26 सदस्य मनोनीत। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार चेक भी करूंगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा। दिख रहा है यहाँ तक। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाती है, जिसमें से एक सदन विधानसभा, जिसमें सदस्य संख्या 145 होती है, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित यानी कि जनता द्वारा चुने जाते थे और 41 सदस्य मनोनीत होते थे, यानी कि जिनका चुनाव नहीं होता था। विधान परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 34 सदस्य निर्वाचित तथा 24 सदस्य मनोनीत होते थे। विधान परिषद उच्च सदन था, जबकि विधानसभा निम्न सदन था। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो यहाँ से। दोस्तों इसी की तर्ज पर राज्यों यानी कि प्रांतों में भी एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाती है। एक सदनीय विधान मंडल की स्थापना की जाती है, जिसको विधान परिषद कहा जाता है। इस विधान परिषद अलग अलग प्रांतों के हिसाब से अलग अलग सदस्य संख्या होती थी इस विधान परिषद में, लेकिन कम से कम संख्या 60 और अधिकतम संख्या 140 हो सकती थी। यानी कि विधान परिषद जो राज्यों की विधान परिषद थी, उसमें कम से कम सदस्यों की संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या 140 तक हो सकती थी। इनमें से दोस्तों 70% सदस्य निर्वाचित होते थे, 70% सदस्य निर्वाचित होते थे, जबकि 30% सदस्य मनोनीत होते थे। 70% सदस्य निर्वाचित होते थे, जबकि 30% मनोनीत होते थे। जैसे कोई विधान परिषद है किसी प्रांत की कोई विधान परिषद है, फॉर एग्जाम्पल बंगाल ले लो, आप बंगाल प्रांत ले लो। बंगाल प्रांत की विधान परिषद है, जिसमें विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100, तो 70% निर्वाचित, यानी कि 70 सदस्य तो कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे, जिनका चुनाव होगा, और 30% सदस्य मनोनीत होंगे, जिनका चुनाव नहीं होगा, वो सीधे ही उस हाउस में बैठेंगे, यानी कि जिनका चुनाव नहीं होगा।
यहाँ तक अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि हम आगे की चर्चा कर सकें, क्योंकि जगह अब कम बची है यहाँ पर, तो इसको साफ करना जरूरी हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से इस सुधार को जाना जाता है और 1 अप्रैल 1921 को ये लागू होता है। 1 अप्रैल 1921 को ये लागू होता है और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। ऐसा किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। हालांकि ये बात सही नहीं थी कि इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बजाय कांग्रेस को 10 वर्षों के लिए संतुष्ट करना इस अधिनियम का उद्देश्य था, कि कांग्रेस 10 वर्षों तक चुपचाप बैठे और उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया कांग्रेस को इस एक प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे इस एक्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, संघ सूची, संघीय सूची और एक प्रांतीय सूची। संघीय सूची, संघीय सूची तथा प्रांतीय सूची। इस अधिनियम के द्वारा सूचियां बनाकर केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघ सूची पर दोस्तों कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, जबकि प्रांतीय सूची पर प्रांत की जो सरकार होती थी वो कानून बना सकती थी। इस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है सूचियां बनाकर। संघीय सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, जबकि प्रांतीय सूची में प्रांत की सरकार कानून बना सकती थी। दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा बजट को भी अलग अलग कर दिया गया, यानी कि केंद्र का बजट अलग कर दिया गया, केंद्र का बजट अलग कर दिया गया और प्रांत का बजट अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र के बजट को प्रांत के बजट से अलग कर दिया गया और प्रांतों को अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है। (1919) के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है। जितने भी विषय थे प्रांतों से संबंधित उनको 2 विषयों में वर्गीकृत किया जाता है, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर गवर्नर तथा उसकी कार्य परिषद कानून बना सकती थी, या फिर आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा उसकी कार्य परिषद के हाथ में था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा विधान परिषद के हाथ में था। यानी हम कह सकते हैं प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि द्वैध शासन हमने एक बार पहले भी पढ़ा है कंपनी के संबंध में। कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कब कौन से एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। समस्त विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया जाता है। आरक्षित विषय जो होते हैं इस पर गवर्नर और उसकी कार्य परिषद
कानून बनाती थी, इसको देख रेख करती थी, और हस्तांतरित विषय को गवर्नर और उसकी विधान परिषद इसका देख रेख करती थी। यानी कि ये जो हस्तांतरित विषय थे दोस्तों, ये उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में एक कदम माना जा सकता है, क्योंकि विधान परिषद अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। दोस्तों, द्वैध शासन को 1 अप्रैल 1921 को 8 प्रांतों में लागू कर दिया जाता है। द्वैध शासन को 1 अप्रैल 1921 को, यानी कि जब से यह अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ है। तो 1 अप्रैल 1921 को 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास व पंजाब। 1 अप्रैल 1921 को द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू कर दिया जाता है। बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत जिसे बाद में उत्तर प्रदेश कहा गया, मध्य प्रांत जिसे बाद में मध्य प्रदेश कहा गया, इसके अलावा बंबई और मद्रास तथा पंजाब, ये 8 राज्यों में द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 को लागू कर दिया जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखने योग्य है। दोस्तों, 1924 में ली कमीशन का गठन होता है। ली कमीशन का गठन होता है और इस ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को इंपीरियल लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। इंपीरियल लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। उन्नीस सौ 1924 में ली कमीशन का गठन होता है। इस ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को इंपीरियल लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। कि इंपीरियल लोक सेवा जो आयोग है ये वर्तमान में यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा कमीशन, संघ लोक सेवा कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से वर्तमान में इसको जाना जाता है। इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे इंपीरियल लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम है रोज बारकर। सर रोज बारकर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया था। सर रोज बारकर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया था। दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए इसे मुस्लिमों सहित सिख कम्युनिटी, यूरोपियन, भारतीय ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों पर भी इसको लागू कर दिया जाता है। यानी कि जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में हमें देखने को मिलता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था होती है। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था होती है, यानी कि मुस्लिम लोगों को केवल मुसलमान ही इलेक्ट कर सकते थे, मुसलमानों को केवल मुसलमान ही चुन सकते थे। इस प्रकार की सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम में और आगे बढ़ती है और इसे सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई तथा यूरोपीय लोगों तक भी विस्तारित कर दिया जाता है। यानी कि यूरोपियों को यूरोपीय ही चुन सकता था, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों को आंग्ल भारतीय ही चुन सकते थे, भारतीय ईसाई को भारतीय ईसाई चुन सकते थे, सिखों को सिख ही चुन सकते थे। तो ये जो सांप्रदायिकता के आधार पर यानी कि धर्म के आधार पर चुनाव है इसको और एक कदम आगे बढ़ाया गया, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, तो ये लगातार फूट डाल रहे थे। पहले हिंदू मुसलमानों के आधार पर, अब और धर्मों को भी इसमें जोड़ लिया गया। आगे हम देखेंगे कि दलितों को, हिंदू धर्म को
तोड़ने के लिए, हिंदू धर्मों को जातियों में तोड़ने के लिए इन्होंने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। तो इस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति इनकी थी, सही वो सबको ज्ञात है हमको। तो वही पॉइंट डिस्कस करें दोस्तों कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को और आगे बढ़ाते हुए इसे सिख, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, सिख, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और यूरोपीय तक, यूरोपियन यानी कि कोई नागरिक यूरोपियन है, यूरोपियन यानी कि यूरोप का रहने वाला है, इन तक इसको विस्तारित कर दिया जाता है। और क्या खास बात है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर लंदन में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। और ये उच्चायुक्त क्या काम करता है, तो बहुत सारे काम जो पहले भारत सचिव करता था उनमें से कुछ काम इस उच्चायुक्त को दे दिए जाते हैं, यानी कि भारत सचिव के कुछ कार्य उच्चायुक्त को दे दिए जाते हैं और ये लंदन में बैठता है। और उच्चायुक्त के पद का सृजन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कर दिया जाता है। पेन चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ये जो एक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, थोड़ा लंबा ये वीडियो बन सकता है, तो आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ थोड़ी देर और बने रहें, क्योंकि हम इसको ख़त्म करके ही मानेंगे। और जितने भी पॉइंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट, वो सारे पॉइंट में डिस्कस करूँगा इस एक्ट में। तो थोड़ा धैर्य के साथ आप बैठे रहें और देखते रहें इस वीडियो को, है ना। अगला पॉइंट है दोस्तों, उच्चायुक्त के बाद में अगला पॉइंट है साइमन कमीशन, और उसके बाद में सांप्रदायिक अवार्ड और महिला मताधिकार और मेघना कार्टा। 3-4 पॉइंट और डिस्कस करने, इसको साफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। इसको साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 2 प्रकार की सूचियां बनाई जाती हैं, संघ सूची और प्रांतीय सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र बना सकता था और प्रांतीय सूची पर कानून प्रांत बना सकता था। इसके अलावा बजट को भी प्रांतों का बजट और केंद्र का बजट अलग अलग कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है और इंपीरियल लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब दोस्तों ये एक्ट बना था 1919 का अधिनियम, तो ब्रिटिश के मन में ये बात थी, अंग्रेज सरकार के मन में ये बात थी कि 10 वर्ष के बाद में इस एक्ट का हम मूल्यांकन करेंगे कि ये जो एक्ट है ये भारत के लोगों के प्रति सही बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, यानी कि ये जो एक्ट है ये सही दिशा में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 10 वर्ष बाद में हम इसकी समीक्षा करेंगे और एक आयोग गठित करेंगे। लेकिन उन्होंने 10 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि 8 नवंबर 1927 को ही आयोग गठित कर दिया, यानी कि समय से 2 वर्ष पहले ही आयोग गठित कर दिया। बर्किनहेड जो उस समय दोस्तों भारत सचिव था, उसके द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है। और जॉन साइमन
जॉन साइमन को इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। 7 सदस्यीय ये कमीशन होता है दोस्तों, जिसमें जॉन साइमन इस कमीशन का हेड होता है और जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है 8 नवंबर 1927 को बर्किनहेड के द्वारा। बर्किनहेड तत्कालीन भारत सचिव हुआ करता था। दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण भारत के लोगों के द्वारा इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पर आता है? भारत आता है, लेकिन कोई भी भारतीय इसमें नहीं होने के कारण इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता है। इसका पुरजोर भारत में इसका क्या किया जाता है? इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं। बहरहाल 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में दोस्तों प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था उसको यथावत रखने की सिफारिश करता है, यानी कि वो द्वैध शासन बना रहे, आगे भी बना रहे, उसकी सिफारिश करता है। तथा ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था चल रही थी, कम्युनल इलेक्शन की जो चर्चा चल रही थी, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन की जो ये विषय था, इसको भी आगे कंटिन्यू रखा जाए। यानी कि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट में द्वैध शासन की अनुशंसा करता है, यानी कि उसको आगे भी यथावत बढ़ाए रखने के लिए कहता है। तथा इसके अलावा वो प्रांतों में तो द्वैध शासन की अनुशंसा करता है ना। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। 1930 में इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन तथा सांप्रदायिक आधार पर जो चुनाव हो रहे थे उनको भी आगे बढ़ाने की इसके द्वारा पेशकश या सिफारिश की जाती है। दोस्तों साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, इस पर मंथन करने के लिए, इस पर मंथन या फिर इस पर विचार करने के लिए लंदन में वर्ष 1930, 1931 तथा 1932 को 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 1930, 1931 तथा 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। कांग्रेस केवल 1931 के ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो कांग्रेस के द्वारा केवल 1931 के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, MG लिख देता हूँ दोस्तों में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भाग लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर 1931 के गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया दोस्तों? साइमन कमीशन हो गया। मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं दूसरा जो पॉइंट है हमारा, सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचाट भी इसको कहा जाता है दोस्तों। सांप्रदायिक अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचाट भी इसको कहा जाता है। क्या है इसमें? ऐसा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। भारत तथा राजस्थान सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं
और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। गोलमेज सम्मेलन होने की तुरंत बाद अगस्त 1932 में गोलमेज सम्मेलन होने के तुरंत बाद अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी जाती है। इसमें दोस्तों दलितों सहित 11 अलग अलग संप्रदायों को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर निर्वाचन की अनुशंसा की जाती है। तो इसमें दलितों को भी अब शामिल कर लिया गया, यानी कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की घोषणा की गई। दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की घोषणा की जाती है, यानी कि अब हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश प्रारंभ हो गई थी। यानी कि दलित अगर चुनाव में खड़ा हुआ है तो केवल दलित ही वोट दे सकते थे। तो ये हिंदुओं में एक प्रकार से फूट डालने की कोशिश थी। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में इसके विरोध में अनशन प्रारंभ कर दिया जाता है। इसका विरोध किया जाता है अनशन के माध्यम से, अनशन प्रारंभ कर दिया जाता है। यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया जाता है कि भाई दलितों को तो कम से कम अलग निर्वाचक मंडल नहीं मिलना चाहिए। दलितों को हिंदुओं से अलग करने की ये जो कोशिश है, इसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा अनशन किया जाता है पुणे की यरवदा जेल में। उस समय दोस्तों दलितों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी MG और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में दोस्तों समझौता हो जाता है कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाए। इस बात पर समझौता हो जाता है। उनको संयुक्त हिंदुओं के साथ ही रखा जाए, लेकिन उनके लिए सीटें या फिर स्थान आरक्षित कर दिए जाए। जो आज तक हम देखते हैं कि SC ST वगैरह के लिए जो रिजर्व सीटें होती हैं विधानसभा में भी हम देखते हैं, तो ये उस समय से ही चला रहा है ये। यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में एक समझौता हो जाता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को दोस्तों पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की जाती है, तो महात्मा गांधी द्वारा 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में इसके विरोध में अनशन प्रारंभ किया जाता है। तब दलितों के सबसे बड़े नेता उस समय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हो जाता है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी अलग अलग एग्जाम में प्रश्न आए हैं। दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया जाता है। पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया जाता है। मताधिकार प्रदान किया जाता है। पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया जाता है। ये जानकारी भी ध्यान में रखने योग्य है। इसके अलावा दोस्तों ये जो अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम को भारत के शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। यानी भारत के शिक्षित वर्ग ने इस अधिनियम को, इस एक्ट को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा।
जबकि दोस्तों उदारवादियों ने यानी कि जो लिबरल्स होते हैं, लिबरल होते हैं, उदारवादी होते हैं, उदारवादियों ने इस एक्ट को भारत का मेग्ना कार्टा कहा। भारत का मेग्ना कार्टा कहा। इस एक्ट को भारत का मेग्ना कार्टा कहा। दोस्तों ये जितनी भी जानकारियां मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में डिस्कस किए। अभी मैं हटूंगा तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने जितने भी पॉइंट हो सकते थे 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। इसके बाद में मिलते हैं दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर। जय श्री कृष्ण।